माध्यमिक शिक्षा मंडल के ब्लूप्रिंट पर आधारित कक्षा 12वीं विषय भूगोल इकाई 2 के अंतर्गत 3 नंबर के पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसे आप यदि एक बार आसानी से समझ जाते हैं तो उसे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 अंक के प्रश्न का हमने पहले ही वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा। और अभी हम 3 नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्न को चर्चा करेंगे। इससे पहले ब्लूप्रिंट पर क्या दिया गया है ये हम जान लेते हैं। कक्षा 12वीं विषय भूगोल के ब्लूप्रिंट पर इकाई 2 के अंतर्गत कुल 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 10 नंबर के प्रश्न के लिए 3 अध्याय है। विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि, और दूसरा अध्याय आपका जनसंख्या संगठन के लिए है और मानव विकास। ये 3 अध्याय से प्रश्न है, जिसके लिए 1 अंक के 2 प्रश्न, जिसका वीडियो पहले ही बनाया जा चुका है, इसको आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। 3 अंक के 1 प्रश्न, जिसको हम अभी बताने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्न को, और 5 अंक के 1 प्रश्न के लिए हम तीसरी वीडियो बनाएंगे। तो चलिए 3 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न क्या है, इसको शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य बच्चों के लिए भी शेयर करें। इस वीडियो के में दिखाए गए जो PDF है, इसे भी आप इसके डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट है जिसमें myschoolblog.in पर जाकर के आप भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर प्रश्न 1 के अंतर्गत है, जन्म दर एवं मृत्यु दर में अंतर स्पष्ट कीजिए। जन्म दर और मृत्यु दर को हम पहले ही बता चुके हैं कि किसी निश्चित अवधि में प्रति 1000 जनसंख्या पर होने वाले जन्मों की संख्या है। कितने बच्चे 1000 जनसंख्या के पीछे में पैदा होते हैं 1 साल के अंदर, उसे जन्म दर कहते हैं। वही मृत्यु दर को भी उसके उल्टा लिख देने से, जबकि मृत्यु दर भी उसी अवधि में प्रति 1000 जनसंख्या के अंदर होने वाली मृत्यु को कहा जाता है। इसको आप 1 नंबर के प्रश्न में आपने पढ़ चुका है, फिर भी इसको यहाँ भी जरूरत पड़ा तो लिखना पड़ेगा। लेकिन अंतर पूछा गया है तो अंतर 3 रूप में हम देखेंगे। अर्थ में क्या अंतर है, प्रभाव में क्या अंतर है, और जनसंख्या वृद्धि में क्या अंतर है। इसी तरह हम अर्थ, जन्म दर सामाजिक और आर्थिक विकास का संकेतक होती है। जन्म दर समाज में विकास है या नहीं है, इसको हम समझ सकते हैं। सामाजिक आर्थिक विकास अच्छा है कि खराब है, जन्म दर से पता चलता है। किसी क्षेत्र की जन्म दर बहुत बढ़ी चढ़ी है तो उसका आर्थिक विकास कमजोर है, कंट्रोल में नहीं है, तो उसका संकेत होता है। जबकि मृत्यु दर स्वास्थ्य और सुविधाओं और जीवन स्तर को बताता है। किसी क्षेत्र की मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है तो वहाँ का विकास स्तर, स्वास्थ्य सुविधाएं कमजोर है, जीवन स्तर अच्छा नहीं है। मृत्यु दर कम है तो वहाँ की जीवन स्तर, सुख सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छा है। ऐसे समझने में दोनों का अर्थ लिया जाता है। प्रभावकारी कारक मतलब जन्म दर को कौन प्रभावित करता है और मृत्यु दर को, इसको देखना है, या इससे क्या प्रभावित होता है। जन्म दर को प्रभावित करने वाले कारक है प्रजनन संबंधी आदतें, किसी क्षेत्र की सांस्कृतिक स्थिति, वहाँ के धार्मिक रीति रिवाज, सामाजिक व्यवस्था कैसा है, उसके आधार पर जन्म दर कम ज़्यादा होगा। जैसे हमारे भारत में बहुत सी जगह पे पुत्र मोह में अधिक बच्चा पैदा करते हैं, यदि लड़कियों की संख्या अधिक हो गई तो, है ना, ये मान्यताएं हैं। किसी धर्म विशेष, जाति समाज में जैसे परिवार नियोजन नहीं अपनाया जाता, ये भी एक कारक है ना, सामाजिक सांस्कृतिक कारक। जबकि मृत्यु दर उसका नहीं है। इसको प्रभावित करने वाले कारक है स्वास्थ्य सेवाएं। जहाँ स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं होगी वहाँ मृत्यु दर अधिक रहेगा। पोषण और बीमारियाँ की स्थिति है वहाँ मृत्यु दर अधिक रहेगा। जबकि ये सेवाएं अच्छे हो, पोषण अच्छा हो, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छा हो, बीमारियाँ नहीं आती हो, तो वहाँ क्या होगा, मृत्यु दर कम होगा। इसी प्रकार जनसंख्या वृद्धि में भी ये फर्क पड़ता है। यदि उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर है तो जनसंख्या बढ़ेगा। यही उल्टा हो जाए कि उच्च निम्न मृत्यु दर और उच्च मृत्यु दर और निम्न जन्म दर हो तो जनसंख्या घटने की स्थिति होगी। इसी प्रकार जबकि दोनों यदि समान रहते हैं तो ना तो जनसंख्या बढ़ेगी ना घटेगी, स्थिर रह जाएगी। इसी प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न आता है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 कारक बता रहे हैं। वितरण शब्द आने पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, तो फिर से बता दें। वितरण मतलब फैलाव, फैलाव मतलब किधर कम और किधर ज़्यादा है, ये बताना होता है। किसी भी प्रश्न में यदि वितरण शब्द आ जाए, है ना, तो आप उसको कम और ज़्यादा को बताएंगे। प्रभाव में भी वही कम ज़्यादा को बताना है। प्रभाव भी पूछता है तो लगभग इसी के करीब है, जब आएगा तो देखेंगे। जनसंख्या वितरण को ये जो कौन प्रभाव करता है, प्रभावित करने वाले, यानी कि कहाँ कम और कहाँ ज़्यादा को कौन प्रभावित करता है, इसको बताना है।
इसी प्रकार जनसंख्या वितरण का अर्थ है किसी भू क्षेत्र आबादी का स्थानिक फैलाव से है कि कितना उस क्षेत्र में कैसे फैला है, किधर ज़्यादा किधर कम है। जैसे भारत में हमारे पूर्वी क्षेत्र में जनसंख्या अधिक है, जैसे बिहार, पश्चिम बंगाल, आपका उत्तर प्रदेश, और पश्चिमी क्षेत्र जैसे जैसे जाते जाते हैं मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घटते चला जाता है, और राजस्थान आते आते जनसंख्या विरल हो जाता है, कम हो जाता है। इसी फैलाव को है, इसे प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में भौतिक कारक पहला है, जैसे जलवायु, स्थल आकृति संरचना, मिट्टी की उर्वरता और जल स्रोत। जैसे ये भौतिक कारक है। भौतिक कारक में जहाँ की जलवायु अच्छी होगी, स्थल आकृति संरचना अच्छा होगा, मिट्टी की उर्वरता अच्छी होगी, जल स्रोत जहाँ अच्छे रहेंगे वहाँ जनसंख्या अधिक रहेगा। यही यदि अच्छा नहीं है तो जनसंख्या कम रहेगा। तो कम और ज़्यादा को कौन प्रभावित करता है ये बताना है, प्रभावित करने वाले कारक। इसी प्रकार आर्थिक कारक में है औद्योगिक विकास किसी क्षेत्र के, रोजगार के अवसर किसी क्षेत्र में, व्यापार की सुविधा किसी क्षेत्र में यदि अच्छा है, ये आर्थिक कारक है, तो वहाँ जनसंख्या अधिक बसेगा। और इसकी व्यवस्थाएं कम हो, व्यापार की सुविधा ना हो, रोजगार के अवसर ना हो, औद्योगिक विकास ना हो, तो वहाँ लोग रहना नहीं चाहेंगे, वहाँ की जनसंख्या कम हो जाएगी। तीसरी महत्वपूर्ण है हमारा सांस्कृतिक ऐतिहासिक। सांस्कृतिक स्थल जहाँ अच्छे सामाजिक व्यवस्था है, धार्मिक मान्यता है, ऐतिहासिक विरासत की है, वहाँ लोग रहना या जाना पसंद करते हैं, जनसंख्या अधिक रहेगा। वहाँ हमारे पास रोजगार की अवसर उपलब्ध होते हैं, है ना। यहीं पर हमारा पर्यटन विकसित होता है, तो यहाँ जनसंख्या अधिक रहेगा। ऐसे जगह नहीं है तो थोड़ा जनसंख्या उससे कम रहेगा। तो इन कारकों को आप आसानी से लिख सकते हो, केवल एक बार समझना है। मानव विकास की प्रमुख स्तंभों का वर्णन कीजिए। स्तंभ के रूप में इसको भी जाना जाता है। और आगे एक और प्रश्न आएगा, उसमें और कुछ अलग बिंदु को पढ़ेंगे। तो ध्यान से पहले इसको समझ लेते हैं। मानव विकास के सूचकांक को ही इसके अंतर्गत अभी हमने रखा गया है, जो प्रमुख स्तंभों में है ना। आगे दूसरा प्रश्न आएगा, उसमें फिर से आएगा मानव विकास सूचकांक के विकास में डॉक्टर महबूबुल हक और अमर्त्य सेन को महत्वपूर्ण योगदान है। और इसके लिए 3 प्रमुख स्तंभ है। स्वास्थ्य मतलब दीर्घायु और स्वस्थ जीवन। ये क्या है आपका, स्वास्थ्य से लंबा समय जीने का, स्वस्थ जीवन जीने का के लिए चिकित्सा सुविधा, पोषण और जीवन शैली ये महत्वपूर्ण है की भूमिका अहम होती है। जबकि शिक्षा, साक्षरता, कौशल विकास मतलब किसी कार्य को करने की कुशलता, इसे कौशल विकास कहते हैं। कौशल विकास जब शिक्षा अच्छा रहेगा तो होगा। उच्चतर शिक्षा मानव को क्षमतावर्धन का अवसर प्रदान करता है, उसमें अधिक क्षमता होती है, क्षमता का विकास होता है, उसी को कौशल कहा जाता है। इसी प्रकार आय स्तर, व्यक्तिगत आय क्रय शक्ति बढ़ाती है। किसी देश की, किसी जगह की क्रय शक्ति यदि बढ़ जाती है तो सभी विकास होने लगता है, जिससे जीवन स्तर में सुधार होता है और सामाजिक आर्थिक विकास को बल मिलता है। एक ही ऐसा चीज़ है, आय स्तर यदि किसी जगह का बढ़ जाए तो सब कुछ बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी तो देश में औद्योगिक विकास होगा, सभी व्यक्ति का आय होगा, सभी व्यक्ति को रोजगार मिल गया तो सभी व्यक्ति को रोजगार और आय बढ़ जाएगा तो सब खरीदेंगे तो देश में विकास होगा, देश में आय बढ़ेगी, औद्योगिक विकास होगा, सभी को रोजगार फिर मिलना चालू होगा। तो इसके कारण जीवन स्तर अच्छा हो जाएगा, सब सुविधाएं होगी तो जीवन स्तर अच्छा होगा। इसी प्रकार सामाजिक विकास, भ्रष्टाचार नहीं रहेगा, कोई बेकार ही नहीं रहेगा तो चोरी डकैती, लूटपाट कुछ भी घटनाएं नहीं घटेगी। आर्थिक विकास तो ऑलरेडी आय स्तर बढ़ने से हो ही जाता है, तो ऐसे ही उस समाज का ऑटोमेटिक विकास हो जाता है। चौथा प्रश्न आता है हमारा जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं। ये 1 नंबर के प्रश्न में जरूर आपने पढ़ा है और इसको भी 1 नंबर में पढ़ा है, समझते हैं। जनसंख्या घनत्व का सूत्र लिखिए। तो दोनों एक साथ पढ़ा हुआ है, फिर भी देख लेते हैं। जनसंख्या घनत्व है किसी क्षेत्र विशेष में प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले आबादी यानी कि जनसंख्या को औसत जनसंख्या को दर्शाता है। यह सूचक बताता है कि कोई क्षेत्र में कितना जनसंख्या घना बसा हुआ है। घना को बताता है कितना घना बसा हुआ है, कितना बसा हुआ है नहीं, है ना, यह कितना है। इसका सूत्र यहाँ पर कुल जनसंख्या को निकालने के, कुल जनसंख्या को हम लिख देते हैं। जैसे किसी जगह की जनसंख्या 1 लाख है उदाहरण के तौर पे, उस जगह की क्षेत्रफल 500 वर्ग किलोमीटर है, तो कुल क्षेत्रफल वहाँ 1 किलोमीटर में कितना आता है उसको हम यहाँ पर इसको भाग दे देंगे तो निकल के आ जाएगा 5 दूने 10, 0 0, यानी कि उस जगह पे 200 व्यक्ति प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो 500 वर्ग किलोमीटर में 200 व्यक्ति हैं, किसी जगह ज़्यादा होंगे, किसी जगह कम होंगे। औसत इसीलिए शब्द यहाँ पर लगाया गया है कि औसत जनसंख्या को दर्शाता है। इसी प्रकार प्रश्न 5, प्रवास से
क्या आशय है, प्रवास कितने प्रकार के होते हैं। आपको बता दें, प्रवास के लिए हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसे माइग्रेशन कहा जाता है। व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है, स्थायी या अस्थायी तौर पर, जिसे प्रवास कहा जाता है। से क्या आशय है, किसी व्यक्ति या समूह का, किसी एक व्यक्ति या सामूहिक रूप से, पूरा परिवार का परिवार, गांव का गांव, है ना, समूह का स्थायी या आंशिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण कहलाता है। यही प्रवास है। एक जगह से दूसरे स्थान बसने के लिए चला जाता है या अस्थायी रूप से बसने के, यानी कि कमाने खाने जाने वाले को भी हम प्रवास कहेंगे, शिक्षा लेने के लिए जाने वाले को भी प्रवास कहेंगे। प्रवास के कई प्रकार हो सकते हैं, प्रकार यहाँ दिया गया, परंतु सामान्य रूप से निम्न 4 प्रकार प्रमुख रूप से माने जाते हैं। पहला है आंतरिक प्रवास। आंतरिक मतलब अपने ही क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाना, जैसे लड़कियों का शादी होकर एक गांव से दूसरे गांव चले जाते हैं। इसी प्रकार और कई कारण है, लेकिन एक उदाहरण दे रहा हूँ। बाह्य है प्रवास, अपने क्षेत्र से दूसरे जगह चला जाए, कोई अच्छा डॉक्टर बन गया, विदेश चला जाए, अपने ही जगह पे नहीं है, अपने ही देश पे, अपने स्थान पर नहीं है, ये बाह्य प्रवास है। किसी का कोई जो है रोजगार के लिए चला जाता है, तो कोई विशेष अन्य कारणों से कोई बीमारी के लिए इलाज कराने विदेश चला गया, तो ऐसे कई कारण हो सकता है। अल्पकालिक प्रवास, थोड़े समय के लिए कोई प्रवास करता है, जैसे वही है, थोड़े समय के लिए कोई पढ़ने, कोई कोर्स करने जा रहा है, कोई किसी बीमारी के इलाज के लिए जा रहा है, कोई किसी अन्य काम के लिए किसी निमंत्रण में कुछ 5 दिन 7 दिन के लिए पर्यटन के लिए जा रहा है, ये अल्पकालिक है। दीर्घकालिक, लंबे समय के लिए जा रहा है, लंबे समय के लिए नौकरी पेशा वाले, हो सकता है 10 साल के लिए गया फिर आ गया, तो इस तरह से ये दीर्घकालिक। तो इसी प्रकार प्रवास के ये समय के आधार पर है प्रकार। इसी प्रकार और आगे आएगा प्रवास से संबंधित 6वां, प्रवास के अपकर्ष और प्रतिकर्ष कारक में अंतर लिखिए। अपकर्ष और प्रतिकर्ष, इसको कारक को पुश और पुल नाम दिया गया है, इसको समझेंगे। अपकर्ष और प्रतिकर्ष क्या क्या है, इसको देखते हैं। पहले रिवेस्टिन ने प्रवसन शब्द प्रवास के लिए ही रखा गया है, ये ध्यान रखिएगा कि बार बार दूसरा शब्द चेंज होके आता है, तो क्या समझे, इसलिए शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। समझने के लिए पुश पुल सिद्धांत दिया गया, जिसे हिंदी में अपकर्ष और प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। अपकर्ष कारक क्या है, वे कारक है जो व्यक्ति को अपने मूल स्थान से पलायन करने के लिए बाध्य करता है। इसे पुश करना, पुश मतलब धक्का देना, जो जिस जगह वो रहता है वहाँ वो रहना नहीं चाहता, दूसरे जगह कहीं भी जाना चाहता है, कहीं भी, तो इसे पलायन कहा जाता है। पलायन करने के लिए बाध्य कहा जाता है। वो उस जगह पे रहना नहीं चाहता, कुछ भी कारण हो सकता है, वो जगह उसको ठीक नहीं है, मतलब धक्का दे रहा है वो जगह, नहीं भगो यहाँ से। जैसे बेरोजगारी, भाई यहाँ रहते मुझे कोई रोजगार नहीं मिल रहा, मैं कहीं और चला जाऊँ, कहीं उस जगह का पता नहीं है, लेकिन वो वहाँ से जाना चाहता है। प्राकृतिक आपदाएं, वहाँ जैसे बार बार भूकंप, बाढ़, सूखा आ जाता हो, तो वहाँ का व्यक्ति कहीं और जाना चाहता है। संसाधनों की कमी, उसको जो जरूरत है वो नहीं मिल रहा है, तो वो जाना चाहता है। तो ये क्या है, पुश कारक है, अपकर्ष। और प्रतिकर्ष कारक, यहाँ पर पुल है, वे आकर्षक कारक, हमको खींच रहा है कोई जगह, हम यहाँ हैं, यहाँ ये वाला जगह तो धक्का नहीं दे रहा है, तो क्या कर रहा है, खींच रहा है, तो हम कहीं जाना नहीं चाहते, एक जगह हमको बुला रहा है, इसे अपकर्ष, आकर्षित करने वाले कारक। ये तो प्रतिकर्षण है, ये भगा रहा है, ये बुला रहा है। इस तरह से हम इसे देखें, अपकर्ष कारक जो नए स्थान की ओर जाने के लिए प्रेरित करता है। जैसे मैं यहाँ रहता हूँ, मुझे बम्बई जाने का शौक चढ़ गया, मैं यहाँ से भागना नहीं चाहता हूँ, मतलब भाग के कहीं जाना नहीं चाहता हूँ, बम्बई मुझे आकर्षित कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे कि प्रतिकर्ष कारक। जैसे बेहतर रोजगार, अच्छा रोजगार मिल जाएगा, मैं सोच रहा हूँ बम्बई जाऊँगा तो उच्च शिक्षा मिल जाएगा, वहाँ अच्छा पढ़ना लिखना भी मिल जाएगा, इस कारण से आदमी चला जाता है, अच्छे पढ़ने के लिए आकर्षित होता है, उच्च जीवन स्तर के लिए वो अच्छे जगह पे चला जाता है। तो ये पुश और पुल, धक्का देना और खींचना। तो इस तरह से सड़क परिवहन का महत्व बताइए। सड़क परिवहन 7वां नंबर के प्रश्न। सड़क परिवहन अर्थव्यवस्था की धमनियों जैसा है। धमनी मतलब नस। हमारी अर्थव्यवस्था सड़क पर टिका हुआ है, क्योंकि यह तीव्र गति से अल्प दूरी, छोटे दूरी, मध्यम दूरी पर माल एवं यात्रियों को पहुंचाता है और जल्दी पहुंचा देता है, और सुविधाजनक है, जहां हम चाहें वहीं पहुंचा देता है। इसलिए सड़क परिवहन महत्वपूर्ण है। सड़कें ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के बीच सीधा संपर्क स्थापित करता है। हम सड़क के अलावा ऐसा कोई चीज़ नहीं है,
साधन नहीं है जिसको हम सीधा उपयोग कर सकते हैं। रेल के लिए भी हमें स्टेशन तक जाना पड़ेगा, चाहे हवाई जहाज या पानी जहाज के लिए हमको उसकी जगह तक जाना पड़ेगा। लेकिन सड़क परिवहन हमारे घर पर, दरवाजे पर भी उपलब्ध हो सकता है, जिससे कृषि उत्पाद बाजार तक शीघ्रता से पहुंच जाते हैं। सड़क परिवहन ही कर पड़ता है। ट्रेन से कृषि उत्पाद बाजार तक नहीं पहुंचेगा, खेत तक ट्रेन नहीं आती है। तो इसी तरह उद्योगों को कच्चा माल व तैयार माल सुगम परिवहन से प्रतिस्पर्धात्मक लाभ दिलाता है। परिवहन अच्छा हो तो उद्योग भी क्षेत्र में चलता है। पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को भी सड़क प्रभावित करते हैं। जहां आने जाने का साधन है उस जगह आप घूमने भी जाओगे, अब साधन ही नहीं रहेगा, ऐसे जगह पे हम घूमने नहीं जाते हैं, तो पर्यटन विकास होता है, क्षेत्र का विकास होता है। आवागमन के साधन अच्छा रहेगा तो उस क्षेत्र का और सड़क नेटवर्क से ही बढ़ता है। 8वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाले लाभ व हानि को बताइए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मतलब एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में व्यापार यानी कि लेन देन। तो इसे डेविड रिकार्डो ने तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से राष्ट्र आपस में लाभान्वित होते हैं। तो इसमें लाभ और हानि बताया गया है। लाभ, देशों को मतलब दोनों देशों को अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग करने का अवसर मिलता है। कोई देश में एक ही चीज़ का अधिक उत्पादन होता है तो उसका वो उपयोग तो करता है लेकिन दूसरे चीज़ से वंचित रह जाता है। तो इस तरह से अपने संसाधन का अधिक अच्छा बेहतर उपयोग करता है, अपने लिए करता है, दूसरे देश को भेजता है। वैश्विक बाजार तक पहुंच, एक देश दूसरे देश, विश्व के दूसरे देश यानी कि विश्व के बाजार में पहुंच जाता है, जिससे उत्पादकों को अधिक मुनाफा होता है। किसी देश में यदि उत्पादन किसी चीज़ का अधिक हो रहा है तो अपने ही देश में बिकने के बाद बाहर यदि नहीं बिक रहा है तो उत्पादन प्रभावित होता है, तो उनको अधिक फायदा होता है कि दूसरे देश में बिकने चला जाता है। उपभोक्ताओं को अनेक प्रकार की वस्तुएं मिल जाते हैं। जो चीज़ हमारे यहाँ उत्पादन नहीं होता है उसे भी हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि विदेशों से आ जाएगा। हमारे देश में जो उत्पादन होता है किसी दूसरे देश में नहीं होता, वहाँ भी चला जाएगा। तो उपभोक्ताओं को भी विविध प्रकार के वस्तुएं मिल जाती है, ये इसकी लाभ है। तकनीकी व संस्कृति आदान प्रदान, एक जगह से दूसरे जगह लोगों का आना जाना होने से तकनीकी, प्रौद्योगिकी और जो तरीके हैं किसी चीज़ के वो एक जगह से दूसरे जगह पहुंचता है। तो सांस्कृतिक आदान प्रदान, रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज का भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलाव होता है और इसको प्रोत्साहन मिलता है। तो टेक्नोलॉजी भी एक जगह पैदा होने पर दूसरे जगह कब पहुंचता है, जब हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। हानि क्या क्या है, आयात पर आधारित अधिक निर्भरता, जैसे जिस चीज़ों को हम दूसरे देश से मंगाएंगे तो हम वहाँ के आत्मनिर्भर हो जाएंगे, हमारे देश में उसका फिर धीरे धीरे पतन की ओर चला जाएगा। स्थानीय उद्योगों को क्षति हो सकती है। बाहर से यदि कोई सामान मंगा के हम बेचने लग जाएं विदेशी वस्तु, तो हमारे देश में उस प्रकार के उद्योग का विनाश होना चालू हो जाएगा, क्षति हो जाएगा, ये कहानी है। आर्थिक असंतुलन बढ़ सकता है। आर्थिक असंतुलन का मतलब है कि किसी क्षेत्र में वस्तु का उत्पादन होता है, उसी क्षेत्र का विकास होगा और बाकी जगह विकास रुक जाएगा, सभी जगह उत्पादन नहीं होता है किसी चीज़ का। इससे यदि निर्यात आयात में असमानता हो, तो आयात और निर्यात में यदि बदलाव हो जाए, हम ज़्यादा का सामान मंगा लेते हैं और कम का बेचते हैं, तो हमारे देश का पैसा दूसरे देश चला जाएगा, हमारे देश का संसाधन दूसरे देश चला जाएगा, तो हम गरीब हो जाएंगे। या हम अधिक सामान उनको देते हैं और वो हम कम मंगाते हैं, तो हमें आय अधिक होगा, तो एक देश कमज़ोर है, एक देश मजबूत हो सकता है। कुछ क्षेत्रों में रोजगार संकट पैदा हो सकती है। यदि किसी क्षेत्र में कोई सामान का उत्पादन तो हो रहा है लेकिन विदेशों से आने वाली सामान सस्ते में मिल जाए, तो वहाँ के लोगों से काम धीरे धीरे बंद हो जाएगा, बेरोजगारी की स्थिति पैदा हो सकती है। तो ये रहा आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाले लाभ व हानि। इसको आप बिल्कुल याद रखिए। छोटा छोटा बातें हैं, छोटी छोटी बातें जिसको हमको समझना है। फुटकर व्यापार और थोक व्यापार को समझाइए, ये भी वही अंतर है, दोनों में अंतर ही बताना है। फुटकर किसे कहते हैं और थोक व्यापार किसे कहते हैं। फुटकर और थोक, जिसे हम रिटेल और होलसेल के नाम से जानते हैं, व्यापार किसी भी अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। हर अर्थव्यवस्था में हर जगह जो है ये दो तरह से क्रय विक्रय होता है। फुटकर व्यापार, इसमें व्यापारी अंतिम उपभोक्ता को सीधे छोटे छोटे प्रमाण मतलब मात्रा में वस्तुएं बेचता है, मतलब सीधे उपभोक्ता जो उपयोग करता है। जैसे हम शक्कर को किलो में पाव में लेते हैं, ये हमारा फुटकर व्यापारी। छोटा छोटा दुकान होता है जो सीधे जो उपयोग करेगा वही खरीदता है, खुले में बेचता है। जैसे दुकानें, माल, फुटकर व्यापारी ग्राहकों को
सुविधाजनक लोकेशन पर विविधता या साइकिल पे लेकर ठेले में लेकर बेचता है, ये फुटकर विक्रेता है, बाजार में फैला के, पसरा फैला के। थोक व्यापार, इसमें वस्तुएं बड़ी मात्रा में व्यापारियों या खुदरा विक्रेताओं को बेची जाती है। यह सीधे ग्राहक को नहीं दिया जाता जो उपयोग किया जाता है। थोक व्यापारी निर्माता सीधे माल खरीद कर फुटकर विक्रेताओं को आगे वितरित करते हैं, इसी तरह से जिससे मूल्य एवं आवागमन की कुशलता आती है। इसी प्रकार थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी, यह दोनों व्यापार अलग अलग हैं। चलिए 10वां नंबर के प्रश्न में क्या आता है, साइबर स्पेस इंटरनेट का महत्व बताइए। साइबर स्पेस क्या है, इसको पहले जानते हैं। साइबर स्पेस वह आभासी संचार है जहां इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं का संग्रहण और संचार होता है। ये आभासी है, इसे हम देख छू नहीं सकते। ये स्पेस यानी कि क्लाउड रूप में किसी जगह सुरक्षित रहता है जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, जिसे हम इंटरनेट के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं, जो एक जगह इकट्ठा रहता है, संचार सुविधा में हमें सुविधा प्रदान करता है। इसे वैश्विक स्तर पर सूचनाओं का आदान प्रदान सरल हो जाता है। वैश्विक मतलब विश्व स्तर पर एक सूचना हम आसानी से कम समय में पहुंचा सकते हैं या लाइव पहुंचा सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है शिक्षा, ई कॉमर्स यानी कि लेन देन का इंटरनेट के माध्यम से, दूर संचार, हम यहाँ बैठे बैठे जब चाहे तब किस देश विश्व के किसी भी कोने के व्यक्ति से बात कर सकते हैं, बैंकिंग सेवा ले सकते हैं। इंटरनेट के सहारे नई ऊंचाइयाँ हासिल की है। तो ये सबसे आज का महत्वपूर्ण संचार का माध्यम है। वैश्विक नेटवर्किंग के कारण विश्व भर में नेटवर्क ऐसे फैला है जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान यानी कि यहाँ की जानकारी वहाँ, वहाँ की जानकारी यहाँ तीव्र हुआ है। इंटरनेट के माध्यम से सामाजिक संपर्क तथा नवाचार, एक समाज दूसरे समाज से संपर्क कर रहा है, नए नए चीज़ों को सीख रहा है और उससे प्रोत्साहित हो रहा है। तो इस तरह से साइबर स्पेस एक इंटरनेट सुविधा है जिसमें हमारी सूचना आदि का संग्रहण एक क्लाउड स्टोर में होता है, जिसे हम आभास कर सकते हैं, सीधे वो कहाँ स्टोर है देख नहीं सकते। तो इसी तरह से अगला है टी आकार प्रतिरूप की 3 विशेषताएं लिखिए। शहरी नियोजन में टी आकार प्रतिरूप यानी कि ये बस्ती का प्रकार है। शहरी नियोजन में इसे टी शेप का प्रतिरूप कहा गया है। एक विशेष ढांचा है जिसमें बुनियादी ढांचे विकास अक्षीय रूप से होता है। इसका विशेषताएं पूछा गया है। तो शहर जो जिसकी गलियां इस टी आकार के होती है उसके लिए है। इसमें मुख्य गलियारा होता है। शहरी विकास एक लंबी मुख्य सड़क होती है, कॉरिडोर के साथ केंद्रित होता है और यहाँ पर अनुदैर्ध्य विस्तार होता है। यहाँ मुख्य धुरी के 2 छोरों पर भौगोलिक विस्तार होता है। मुख्य जगह होती है, वहाँ से 2 जगह होता है, एक केंद्र है, इधर जाता है, इधर जाता है, वहीं से एक दिशा और निकल जाती है, जिससे इसका आकार टी आकार का हो जाता है। क्षैतिज जुड़ाव होता है। मुख्य सड़क से निकली एक क्षैतिज सड़क होती है, मुख्य धुरी से 2 दिशा में सड़क जाती है और वहीं से फिर एक दिशा में और चली जाती है। इसी प्रकार जैसे कि क्षैतिज सड़क रेल या लिंक होता है, जिससे दोनों ओर रिहायशी व्यवसायिक क्षेत्र जुड़े होते हैं, मतलब रहने की जगह और व्यवसाय यानी कि दुकान आदि यहाँ पर होते हैं, क्षैतिज जुड़ाव होता है। तो इस तरह से इसकी मुख्य विशेषता है। इसके बाद है 12 नंबर के प्रश्न, जीवन निर्वाह कृषि और व्यावसायिक कृषि में अंतर। जीवन निर्वाह कृषि किसे कहेंगे? वास्तव तो वही है कि जीने खाने के लिए, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो खेती किया जाता है उसे हम जीवन निर्वाह कहेंगे। और व्यावसायिक जो व्यापार के लिए होता है, प्रश्न से स्पष्ट है, प्रश्न में ही उत्तर होता है बहुत मामले में यदि समझ जाए तो। कृषि भूगोल में विभिन्न कृषि प्रणालियों को उनके उद्देश्य और प्रौद्योगिकी के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। इसमें उद्देश्य, तकनीकी और उत्पाद के आधार पर अंतर को हम अलग अलग करेंगे। आप चाहें तो 2 तरफ लिख सकते हैं और बिंदु लिख सकते हैं। हमने दोनों को यहाँ पर अलग अलग किया है। उद्देश्य के आधार पर दोनों का उद्देश्य अलग अलग है। जीवन निर्वाह कृषि मुख्यतः परिवार की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है, अपनी आवश्यकता की, परिवार की, अपने सदस्यों की। इसी प्रकार जबकि व्यावसायिक कृषि अपने लिए नहीं, व्यापार के लिए किया जाता है, लाभ कमाने और बाजार में आपूर्ति, बाजार में किसकी मांग है उसके लिए किया जाता है। तकनीक में अंतर है। यहाँ कौन सा तकनीक लिया जाता है? जीवन निर्वाह कृषि में पारंपरिक तकनीक, जैसे जो हमेशा से उसके परिवार में, जैसे बैल है, हल है, ऐसी खुरपी आदि का उपयोग किया जाता है। कम पूंजी की आवश्यकता होती है
और यहाँ व्यक्ति खुद घर के लोग काम करते हैं। जबकि व्यावसायिक कृषि में उन्नत बीज होता है, सिंचाई के नए साधन होता है, मशीनरी इत्यादि का प्रयोग होता है और यहाँ वर्करों से काम कराया जाता है थोक में। इसी प्रकार उत्पादन का दायरा भी में अंतर है दोनों में। उत्पादन का दायरा क्या है? जीवन निर्वाह कृषि छोटे भूखंड पर सीमित पैमाने पर होती है। छोटे जितना उसके पास ज़मीन है, छोटे भूखंड पर सीमित मात्रा में खेती उनकी ज़रूरत के लिए विभिन्न प्रकार की होती है। जबकि व्यावसायिक कृषि बड़े भूभाग पर बड़े पैमाने पर की जाती है। इसके बाद और उत्पादन के दायरा में हम बोल सकते हैं कि जीवन निर्वाह कृषि में विभिन्न फसलों का समावेश होता है, जो जो उनको ज़रूरत है, दलहन, तिलहन, सब्जी, भाजी। जबकि व्यापारिक कृषि में ये एक ही प्रकार की खेती की जाती है, जिसमें उसको ज़्यादा मुनाफा होता है वही खेती। जैसे गेहूं का करता है तो पूरा गेहूं का खेती करता है बड़े पैमाने पर। तो इस तरह से ये व्यापारिक कृषि और जीवन निर्वाह कृषि में अंतर है। 13 नंबर के प्रश्न कहता है ट्रक फार्मिंग कृषि किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। नाम स्पष्ट है, ट्रक फार्मिंग। ट्रक मतलब ट्रक जिसे सामान को लाना ले जाना होता है। और ट्रक में क्या कृषि, ऐसा नहीं, इसको समझना है। डी व्हिटलेसी ने कृषि को विभिन्न क्षेत्रों में बांटते हुए ट्रक फार्मिंग कृषि की अवधारणा को समझाया है। ये भूमि उपयोग के लिए व्हिटलेसी को जाना जाता है। ट्रक फार्मिंग वह कृषि प्रणाली है जिसमें ताज़ी सब्जियों का, सब्जी क्या है, हम खेत से निकालते ही बाजार पहुंचाना होता है तत्काल। फलों को और फूलों को, फूल भी है इसमें आता है, फिर भी सब्जी और फल को मान लेते हैं, बड़े पैमाने पर किया जाता है और फिर ट्रक द्वारा निकटवर्ती शहरी या बाजार तक जल्दी पहुंचाया जाता है, द्रुतगामी साधन। तो इसे हम ट्रक फार्मिंग, जिस फसल को खेत से निकालते ही बाजार तक पहुंचाना होता है जल्दी, वो सब्जी और फल की खेती होती है, इसलिए उसे ट्रक फार्मिंग कहा गया है। ट्रक द्वारा तुरंत भेजा जाता है। विशेषताएं हैं, तेज़ी से नष्ट होने वाले उत्पादों को शीघ्रता से मार्केट तक पहुंचाया जाता है, इसकी विशेषता है। दूसरा है उत्पादन के लिए बेहतर परिवहन सुविधाओं और बाज़ारों के निकटता की आवश्यकता होती है। मतलब या तो हमारे जल्दी पहुंचने वाला साधन हो या बाज़ार जहां पर है उसके आसपास एक खेती की जाती है ताकि ज़्यादा दूर ना ले जाना पड़े। उच्च गुणवत्ता वाले विविधतापूर्ण सब्जी और फल का उत्पादन किया जाता है। अच्छे गुणवत्ता वाले सब्जियों का, फलों का उत्पादन होता है, जिससे उत्पादक को अच्छा लाभ मिलता है और उपभोक्ता को अच्छे वस्तु मिल जाता है। इसी प्रकार हमारे पास प्रश्न क्रमांक 14 पे आते हैं। 14 प्रश्न में प्रवास के प्रभाव एवं कारण लिखिए। प्रवास क्यों होता है, कारण बताना है। ऐसे प्रभाव क्या पड़ता है ये बताना है। 2 अलग अलग चीज़ों को पूछा गया है तो 2 अलग अलग बताएंगे। तो प्रवास के प्रभाव को पहले देखते हैं। सकारात्मक प्रभाव मतलब प्रवास से लाभ भी होता है, क्या, जिसे सकारात्मक कहेंगे। नए क्षेत्रों में श्रम उपलब्धता, नए क्षेत्र जब चला जाता है तो श्रम मिलता है, उसको रोजगार मिलता है। इससे शहरीकरण का विकास होता है और सांस्कृतिक विविधताएं में वृद्धि होती है। एक संस्कृति के लोग दूसरे संस्कृति के पास पहुंचते हैं। इसी प्रकार नकारात्मक प्रभाव भी होता है। इससे क्या है, नकारात्मक यानी कि हानिकारक प्रभाव। मूल स्थान पर जनसंख्या घटने से कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। किसी जगह से प्रवास हो जाएगा तो वहाँ जनसंख्या कम हो जाएगा, इस एक नकारात्मक प्रभाव है। वहाँ अर्थव्यवस्था प्रभावित हो जाएगा जनसंख्या कम होने से। शहरी क्षेत्रों में यदि अधिक संख्या में जनसंख्या चला जाता है तो आवास, परिवहन और स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ जाता है। जिस जगह पर अधिक लोग पहुंच जाएंगे वहाँ कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी, रहन सहन, आवास, परिवहन, इसके अलावा भोजन, पानी, सभी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। प्रवास के कारण क्या है, हम पहले भी इसको पढ़ चुके हैं। आर्थिक कारक है, जैसे उसे रोजगार संबंधी है, रोजगार की तलाश में वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। मजदूरी में अंतर होने पर भी चला जाता है, कहीं कम पैसा मिलता है, कहीं ज़्यादा, तो कम मिलने वाले जगह से ज़्यादा मिलने वाली जगह पे लोग चले जाते हैं। सामाजिक कारण भी है, जिसमें शिक्षा के कारण व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। जो सुविधाएं यहाँ नहीं मिलेगा तो दूसरे शहर में पढ़ने के लिए चला जाता है। स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधा भी अपने जगह पे नहीं मिल रहा है तो हम दूसरे दूर चले जाते हैं। इसी प्रकार जीवन शैली में सुधार की इच्छा, जहाँ पर वो है वहाँ उसको जीवन शैली ठीक नहीं लग रहा है, दूसरे जगह जाने का है, तो ये सामाजिक कारण है। वहाँ की लोग या समाज उसके लिए अनुकूल नहीं है तो भी वो दूसरे समाज या लोगों के पास चला जाता है। पर्यावरणीय कारण, ये प्राकृतिक कारण है, जिसमें प्राकृतिक आपदाएं, जहाँ बार बार भूकंप आता हो, बाढ़ आता हो, ज्वालामुखी आता हो, ऐसी और प्राकृतिक सूखा आ जाता हो, वहाँ के लोग ऐसे जगह में चले जाते हैं जिससे वो त्रस्त रहते हैं।
जलवायु परिवर्तन के कारण भी लोग, जैसे समुद्री जल का ऊपर बढ़ने से वो ऊपर बढ़ रहा है अभी ग्लोबल वार्मिंग के कारण, तो किनारे के क्षेत्र धीरे धीरे डूबने लगे हैं, तो उस जगह से लोग स्थल की ओर आ रहे हैं। ये भी एक जलवायु परिवर्तन का कारण है। 15 नंबर में जो प्रश्न दिया है, तीव्र नगरीकरण की कोई 3 परिणाम लिखिए। यदि नगरीकरण तेज गति से हमारा बढ़ रहा है, पहले इतना शहर नहीं था, शहरी लोग नहीं थे, अब शहर ज़्यादा हो रहा है, इसे ही नगरीकरण कहते हैं। नगरों की क्षेत्र का विकास होना या नगरों की जनसंख्या बढ़ना, इनके 3 परिणाम बताना है, कारण नहीं। यहाँ पर परिणाम पूछा गया है कि ज़्यादा शहरीकरण हो रहा है, उससे क्या परिणाम सामने आ रहा है। तीव्र नगरीकरण तब होता है जब जनसंख्या बड़ी संख्या में शहर की ओर आकर्षित होती है, यानी कि ग्रामीण जनसंख्या शहर की ओर जा रहा है। नगरीकरण का अर्थ यही है कि नगरों का आकार बढ़ रहा है, उनकी जनसंख्या बढ़ रहा है, उनकी तुलनात्मक संख्याएं बढ़ रही है। शहरी और ग्रामीण की जनसंख्या की तुलना में शहरी जनसंख्या अधिक बढ़ रहा है। इसका मतलब शहर में अधिक बच्चे पैदा हो नहीं रहे हैं, गांव के लोग शहर की ओर जा रहे हैं, तो शहरी जनसंख्या हो जा रहा है, जिससे शहरों का आकार बढ़ रहा है और शहरों की ओर आकर्षित ये हो रहे हैं, इसलिए वहाँ का आकार बढ़ रहा है। 3 परिणाम क्या है? आवास संकट। यदि ग्रामीण क्षेत्र से लोग शहर की ओर जाते हैं तो तुरंत उनको अच्छे घरों की पूर्ति नहीं हो पाती है, नहीं मिल पाती है, तो वो झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में रहना चालू कर देते हैं, तो झुग्गी झोपड़ी गंदी बस्ती का विकास हो रहा है। अनियमित निर्माण हो रहा है, जहाँ मन लग रहा है वहाँ कुछ भी रहने का आवास बना ले रहे हैं, जिसे अनियमित निर्माण कहते हैं। किराए में वृद्धि हो रही है। यदि किराया में रहना चाहता है जो आर्थिक रूप से संपन्न है, तो किराए के मकान महंगाई बढ़ रही है। बुनियादी सेवाओं में दबाव होता है। बुनियादी सेवाओं में हमें रोज़मर्रा की वस्तुएं की ज़रूरत होती है। शहर बड़ा हो जाने पर और संसाधन की कमी हो जाने पर यहाँ बुनियादी यानी कि आवश्यक सेवाएं महंगे हो रहे हैं या उसकी कमी हो रही है, उस पर दबाव अधिक। जैसे परिवहन, किसी भी बस में आपको खाली सीट नहीं मिलना, ट्रेन में नहीं मिलना, सड़क में भीड़ भाड़ होना, इसी प्रकार आपका ट्रैफिक जाम होना, जल आपूर्ति, पानी की किल्लत आए दिन देखने को मिलना, सीवर यानी कि गंदी नालियों का भी समस्या है, स्वास्थ्य का जहाँ देखो हॉस्पिटलों में बेड ना मिलना या इलाज सही तरीके से नहीं मिल पाना, शिक्षा महंगे हो जाना या स्कूल में दाखिला नहीं मिलना, इस सब का अभाव हमें शहरों में अब देखने को मिल रहा है। ये दबाव वहाँ बढ़ रहा है। ये बुनियादी सेवाएं हैं। इसके बाद पर्यावरणीय दबाव, अधिक जनसंख्या हो जाने पर वायु प्रदूषण, जितने जनसंख्या के लिए भोजन पानी जिसकी ज़रूरत है उससे प्रदूषण फैल रही है, वायु प्रदूषण। यहाँ तक कि आवागमन के साधन के दबाव के कारण भी दिल्ली इसका अच्छा उदाहरण है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, कचरे का प्रबंधन नहीं हो पा रहा है। हजारों ट्रकों में यदि बड़े शहरों से रोज़ कचरा निकलेगा, उसको फेंका कहाँ जाएगा, ये समस्याएं हैं। इसी प्रकार हरे क्षेत्र में कमी, इसका मतलब है पर्यावरण में जो वन क्षेत्र है, हरा क्षेत्र है, वो धीरे धीरे क्या हो जा रहा है, साफ होते जा रहे हैं, पेड़ पौधे नहीं लग रहे हैं। इसका भी एक प्रभाव हमारे पर्यावरणीय दबाव पड़ रहा है। 16 नंबर के प्रश्न में विराटनगर, महानगर, सन्नगर से आप क्या समझते हैं? ये नगरों के नाम है। आकार के आधार और जनसंख्या के आधार पर नगरों का ये वर्गीकरण किया गया है, इसको आपको जानना चाहिए। विराटनगर मिलियन सिटी के नाम से जाना जाता है। मिलियन सिटी यदि आप जान जाएंगे तो ऐसी ही उत्तर लिखा जाता है, वह शहर जिसकी आबादी लगभग 10 लाख, 10 लाख को 1 मिलियन बोला जाता है या उससे अधिक है, उसे हम मिलियन सिटी कहते हैं या विराटनगर कहते हैं। इसमें भारत में पुणे, लखनऊ इस सिटी के अंतर्गत आता है। दूसरा है महानगर, वह बड़ा शहर जो प्रशासनिक, जहाँ हमारी राजधानी वगैरह है, औद्योगिक क्षेत्र है बड़े नगर में, सांस्कृतिक क्षेत्र की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हो। सामान्यतः इसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है, मतलब 1 मिलियन से अधिक होती है, जैसे कि हमारा यहाँ पर दिल्ली और मुंबई है। ये हमारे प्रशासनिक क्षेत्र भी है, औद्योगिक क्षेत्र भी है। इसी प्रकार सन्नगर की संख्या जो है और बड़ी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसकी अलग विशेषताएं हैं। 2 या 2 से अधिक निकटवर्ती शहरों के आपस में जुड़ जाने से, जैसे कलकत्ता कई शहरों से जुड़कर बन गया है, जुड़ जाने से एक बड़ा शहरी समूह बन जाता है, जो प्रायः औद्योगिक विकास और निरंतर शहरी फैलाव के कारण निर्मित होता है। तो इस तरह से आपको इस इकाई से 3 नंबर के पूछे जाने वाले 16 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये 16 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप तैयारी कर लें तो आपकी ये 3 नंबर के जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपको वो बन सकते हैं। अब हमारे पास आता है यहाँ 5 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये 5 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए हम देखेंगे इसके बाद वाले वीडियो।
तब तक हम विदा लेंगे। तो यह वीडियो जब हम डालेंगे, इसके डिस्क्रिप्शन में, इसके इंड स्क्रीन में, आई बटन में आपको यहाँ दे दिया जाएगा लिंक, जहाँ से आप 5 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न जो 5-7 जो भी होगा उसको भी देखें और समझें उसका उत्तर कैसे लिखना है, अच्छे अंक कैसे लाना है। तो विदा लेते हैं, तब तक हमारे वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते रहिए। चलते हैं फिर अगले वीडियो के इंतज़ार में। धन्यवाद। जय हिंद।